Okay. In the last lecture, we have discussed about the theory of acid and bases. Okay. The first theory of acid and bases called Arrhenius theory of acid and bases. इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि एसिड वो मॉलिक्यूल्स और सब्सटेंस होते हैं जो H पॉजिटिव दे सकते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन, और बेसिस वो होते हैं जो OH पॉजिटिव दे सकते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन. ओके. सिमिलरली हमने देखा, लिमिटेशन भी इसका कंपेयर किया, जो H पॉजिटिव जिनमें प्रेजेंट नहीं होता उनके बारे में आर्रेनियस ने कुछ भी नहीं बताया. ओके. नेक्स्ट फिर है ब्रोस्टन लॉरी थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस. इसने बोला कि जो H पॉजिटिव दे सकते हैं वो एसिड, और जो H पॉजिटिव ले सकते हैं वो आपके बेस. ओके. इसके अलावा इसने कुछ नहीं कहा. एंड द थर्ड थ्योरी कम्स अराउंड द लुईस एसिड बेस थ्योरी. ओके. इसमें क्या बोला कि जिसका एक्टेट कंप्लीट होता है वो ना तो एसिड है ना बेस है. जिसका एक ऑक्टेट आपका डिफिशियंट होता है, मींस ऑक्टेट में 2 4 6 इलेक्ट्रॉन रखने की पॉसिबिलिटीज होती है, वो आपका लुईस एसिड होगा. और जिसका ऑक्टेट में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, ज्यादा मींस फॉर एग्जांपल NH3, देखो यहाँ पर 2 लोन पेयर रहते हैं. जिसके पास लोन पेयर रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी में रहता है, मींस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो होता है उसको बेस कहते हैं. ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. ओके. नाउ सो टुडे वी विल स्टार्ट लाइक आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर भी हमने देखा था, राइट? ओके. सो इन आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं कि अगर मैंने बोला HN कंसंट्रेशन 10 पावर 0 है तो OH आयन कंसंट्रेशन कितना होगा? चलो मैं आपको 14. 14. वेरी गुड. ओके. वी हैव सीन दैट द H2O H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में एडजस्ट करता है, राइट? इतना हम लोगों ने देखा था. ओके. एंड इसका K निकालते हैं. K क्या होता है बेटा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और डिसोसिएशन कांस्टेंट बोल सकते हो. ओके. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब रिएक्शन आपकी इक्विलिब्रियम पर होती है, मींस H पॉजिटिव और OH नेगेटिव दोनों तरीके से जा सकते हैं, उस केस में आपका K होता है कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव एंड कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव अपॉन H2O. ओके. हमने इन दोनों के प्रोडक्ट को हमने KW लिखा था, राइट? KW इज इक्वल टू H आयन कंसंट्रेशन एंड OH आयन कंसंट्रेशन, ये हमने लिखा था. एंड एट 25 डिग्री सेल्सियस पर ये वैल्यू आपकी होती है, KW की वैल्यू होती है, कितनी होती है? 10 पावर -7 है क्या? 10 पावर -7 होती है H आयन कंसंट्रेशन एट 25 डिग्री सेल्सियस. एट 25 डिग्री सेल्सियस जो आपके कंसंट्रेशन होते हैं H आयन एंड OH आयन. H आयन इज इक्वल टू OH आयन इज इक्वल टू 10 पावर -7. कैपिटल M का मतलब मोलर, मोल पर लीटर. ओके. सो एट 25 डिग्री सेल्सियस पर ये होता है, तो वी कैन से दैट KW इज इक्वल टू 10 पावर -7 इंटू 10 पावर -7, टोटल कितना हो जाएगा? 10 पावर -14, राइट? ओके. क्लियर है? यहाँ पर अगर इसका यूनिट क्या हो जाएगा? इसका यूनिट मोल पर लीटर होता है. सर KW मतलब क्या? KW means the this is called KW. समझे? हाँ. ओके. दैट इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. इसको हम बोल सकते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, राइट? सो KW की वैल्यू आ गई आपकी. नाउ मैंने क्वेश्चन ये पूछा था आपसे, इफ वी कैन से दैट H आयन कंसंट्रेशन हमारे पास 10 पावर 1 इंटू 10 पावर 0 है, तो OH आयन कंसंट्रेशन कितना होगा? कंडीशन वही है 25 पर 10 पावर -14 होगा, राइट? होगा बिकॉज हमारे पास KW तो फिक्स है ना. KW तो आपके पास 10 पावर -14 फिक्स है बेटा. इस वाले फॉर्मूले में आप रख सकते हो वैल्यू. KW की वैल्यू आपके पास पता है 10 पावर 14 है. ओके.
10 पावर 14 आपके पास KW की वैल्यू है, और यहाँ पर OH आयन H आयन कंसंट्रेशन आप 0 लिखोगे तो OH आयन कंसंट्रेशन आ जाएगा, राइट? ओके, नाउ इफ आई टेल यू H आयन कंसंट्रेशन मेरे 10 पावर -3 है, तो OH आयन कंसंट्रेशन कितना होगा? 1 × 10 पावर -11. एंड दिस इज -14। ये क्लियर हुआ सबको? हाँ. ओके, दिस इज H आयन कंसंट्रेशन, ये मोल पर लीटर में होगा, ये भी मोल पर लीटर में होगा। ओके, एंड ये इसका यूनिट कितना है? मोल पर लीटर स्क्वायर, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन होता हो रहा है ना, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। हम्म. यहाँ तक समझ में आया? नाउ यू शुड नो दैट इफ आपके H आयन और OH आयन कंसंट्रेशन इक्वल होते हैं एट 25 डिग्री सेल्सियस, क्या बोला मैंने? एट 25 डिग्री सेल्सियस अगर H आयन concentration is equal to OH आयन concentration, दैट मीन्स जो आपका सोल्यूशन है वो क्या हो जाएगा? ये आपका 10 पावर -7 हो जाएगा। तो सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक और बेसिक? न्यूट्रल होगा सॉल्यूशन, बिकॉज उतने ही H आयन है उतने ही OH आयन है, राइट? इफ आई टेल यू H आयन concentration is greater than OH आयन concentration, that means इसका मतलब क्या है बेटा? जो वैल्यू है 10 पावर -7 आयन, एसिडिक से सॉल्यूशन. ये क्या हो एसिडिक जाएगा? सॉल्यूशन. सॉल्यूशन एसिडिक। अगर आपका H आयन कंसंट्रेशन लेस देन है OH आयन कंसंट्रेशन से, सॉल्यूशन बेसिक। क्लियर है? समझ में आया? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ओके, नाउ अभी हेडिंग लिखना है आपको पीएच। पीएच क्या है? व्हाट इज पीएच? एनीबॉडी टेल मी द डेफिनेशन ऑफ पीएच? The thing that tells us strength of an acid or base, बोल सकते हैं। Basically, the or concept of pH, listen अभी, the concept of pH was introduced by a scientist called Sorensen. सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये टर्म्स इंट्रोड्यूस किया था इन ऑर्डर टू अवॉइड द यूज ऑफ नेगेटिव एक्सपोनेंट ऑफ एसिड और बेस। नेगेटिव एक्सपोनेंट को यूज करने अवॉइड करने के लिए पीएच की वैल्यू इंट्रोड्यूस की गई थी। कौन से नेगेटिव एक्सपोनेंट को? द कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन, जो 10 पावर -7 लिखते हैं ना, इस नेगेटिव एक्सपोनेंट को अवॉइड करने के लिए ये पीएच इंट्रोड्यूस किया गया। समझ गए? बेसिकली अगर पीएच की एक्चुअल डेफिनेशन देखा जाए तो दैट इज अ मींस पोटेंस एंड एच स्टैंड फॉर द हाइड्रोजन। पी मींस क्या है बेटा? पी स्टैंड फॉर पोटेंस। power. पोटेंस बोल सकते हैं, और यू कैन से दैट पावर बोल सकते हैं, और यू कैन से पोटेंशियल बोल सकते हैं, राइट? पोटेंशियल बोल सकते हैं। एंड एच स्टैंड फॉर हाइड्रोजन। समझ में आया? पीएच इसको बोलते हैं। किस लिए हमने किया था पीएच का? इन ऑर्डर टू अवॉइड नेगेटिव पार्ट. द यूज ऑफ नेगेटिव एक्सपोनेंट ऑफ concentration term of एसिड और बेस, किसी का भी हो सकता है ना? ओके, सर, यस। सर यानी किसी भी सॉल्यूशन में यू कैन नॉट हैव H+ आयंस का कंसंट्रेशन मोर देन 1. सर लेकिन यानी
ये कैसे हुआ? क्योंकि हम तो H+ डाल डाल के कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं। हाँ, कंसंट्रेशन इंक्रीज कर सकते हैं H+, बट एक्चुअली में जो कंसंट्रेशन एक से ज्यादा भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं। उस पॉइंट ऑफ टाइम पर वो जो एसिड है वो तो एसिड ही होने वाला है ना। हम्म। एसिड ही होगा ना, अब कितना भी कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो वो तो एसिड ही होगा फिर। सर लेकिन फिर क्या हो जाएगा? पीएच नेगेटिव में चले जाएगा ना हमारा, क्योंकि 10 की पावर पॉजिटिव हो गई। तो पीएच फिर नेगेटिव हो जाता है तो उसका कोई मतलब नहीं है। पीएच नेगेटिव मतलब वो बहुत ही हाईली स्ट्रॉन्ग एसिड है, मीन्स उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। अच्छा। समझ मतलब गए? सर अगर pH 1 होगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। पीएच 1 होगा, अभी हम वही डिस्कस कर रहे हैं, पीएच 1 वाला स्ट्रॉन्ग होगा कि पीएच 10 वाला स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, यहाँ पर देखो पीएच इज डिफाइंड, पीएच डिफाइंड करते हैं हम लोग। कैसे डिफाइंड करते हैं? लाइक पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ एचाइन। ये पीएच हम इस तरीके से डिसाइड करते हैं। और यू कैन से दैट log 10 1 over कंसंट्रेशन ऑफ एचाइन प्लस। इस तरीके से पीएच डिफाइन करते हैं। समझ में आया बेटा? ये पीएच डिफाइन करने का मेथड है। सिमिलरली अगर आपके सामने पीओएच है, पीओएच मीन्स हम लोग बेस के लिए डिफाइन कर रहे हैं अभी, पीओएच भी सिमिलरली डिफाइन तो कर। वो H की पावर नेगेटिव है ना वहाँ पे? कहाँ पर? सेकंड इसमें log 10 नहीं 1। नहीं, नहीं होगा नेगेटिव, बिकॉज ये अपॉन में आ गया ना, तो नेगेटिव क्यों होगा? नहीं नहीं, यानी डिनोमिनेटर में नेगेटिव है ना उसके पास। ये वाला यहाँ पर नहीं, यानी आपने वो लिखा क्या है? H⁴ एच टू द पावर पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। नहीं समझा? दिख रहा ना आपको? H प्लस आयन कंसंट्रेशन, H को हमेशा मैं H प्लस से लिखूंगा, H माइनस से नहीं लिखूंगा। OH को हम लोग OH नेगेटिव लिखेंगे। दैट इज ऑल्सो डिफाइन माइनस log of 10 OH ion concentration, or you can also say that log of 10 1 over OH ion concentration। पॉइंट समझ में आया? हाँ। इस तरीके से पीएच को डिफाइन करते हैं। बट यू नो दैट एट 25 डिग्री सेल्सियस एच आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू कितनी होती है? OH आयन कंसंट्रेशन के इक्वल, एंड दैट इज इक्वल टू 10⁻⁷ ओके, मोल पर लीटर। तो ये वैल्यू आप पुट कर सकते हो किसी भी फॉर्मूले में। आप इस फॉर्मूले में पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, और इसमें पुट कर दो, कहीं भी पुट कर सकते हो। लेट से हम फर्स्ट वाले में पुट करते हैं, ओके, पीएच वाले में पुट करते हैं। तो द पीएच विल बी, जो आपकी पीएच है, द पीएच विल बी माइनस log 10 एंड 1 over 10⁻⁷। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस नहीं आएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका माइनस log 10 10⁻⁷ आपका ऊपर आ जाएगा, राइट? क्लियर है ना? 10⁻⁷। सर -10⁻⁷, यानी आपने उसे ऊपर लाया तो 10⁻⁷ हो जाएगा ना वो। 10⁻⁷ हो जाएगा, ये -1 रहेगा ना। हम्म। तो इस वाले माइनस को मैंने आगे लेके आया, ये माइनस मैंने आगे कर लिया। बात एक ही है, आप यहाँ पर आप 10⁻+7 कर लोगे तो एक किलो +7 होगी, राइट? हाँ। log 10 लिखोगे यहाँ पर, 7 आगे आ जाएगा और 10 यहाँ पर, देन द वैल्यू ऑफ दिस कितना हो जाएगा? 7, राइट? हाँ। सिमिलरली पीओएच के केस में आप निकालोगे, दैट इज log ऑफ 1 over
OH आयन कंसंट्रेशन की जगह पर आप 10⁻⁻7 रखोगे, सिमिलरली स्टेप फॉलो करोगे, इसका भी 7 आ जाएगा। ओके, सो वी कैन से दैट जो आपकी pH हो गई, pH आपकी और pOH, pH is equal to pOH is equal to 7 at 25 degree Celsius for वाटर। समझ गए? वाटर का केस ले रहे थे ना हम लोग। हम्म, ओके, नाउ ये चीज तो क्लियर हो गई। अगर सोचो जो आपकी pH है, pH 7 से ज्यादा होती है, H आयन कंसंट्रेशन 7 से ज्यादा होते हैं, H आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू 7 से ज्यादा करो, इसका मतलब क्या होगा? बेस। बेस। ध्यान से देखना भी यहाँ पर pH में OH क्या आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा और H प्लस का घट जाएगा। pH में लिख रहा हूँ यहाँ पर माइनस log ऑफ 1 ओवर ग्रेटर देन ऑफ 10⁻7, राइट? हम्म, जो 10⁻7 अगर यहाँ पर लिखा मैंने ग्रेटर, इसका मतलब क्या हुआ? एच आयन कंसंट्रेशन कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है? कम हो रहा है। कम हो रहा है, गुड। एच आयन कंसंट्रेशन कम हो रहा है, इसका मतलब pH आपकी लेस देन 7 आ जाएगी, राइट? हम्म। pH आपकी लेस देन 7 आ जाएगी। सेम केस आप pOH के लिए अप्लाई कर लोगे। pOH के लिए आपका माइनस log ऑफ 1 ओवर लेस देन 10⁻⁻7, दैट मीन्स आपका pH ग्रेटर देन 7 हो जाएगा। ये चीज आइडिया होना चाहिए आपका। ओके, तो बेसिकली अगर मैं रिलेशन लिखूं, pH आपकी 1 से लेकर के 14 तक आ जाएगा। सर पीएच टेबल के उल्टा पीओएच टेबल होता है। यस, pH के उल्टा जस्ट pOH होता है। अगर आप इस तरीके से लिख सकते हो, लाइक 10 पावर 0, 10 पावर 1, 10 पावर 2, 10 पावर 3, 10 पावर 4, 10 पावर 5, 10 पावर 6, 10 पावर 7, 10 पावर 11, 10 पावर 11 डायरेक्टली, चलो डायरेक्टली 11 करते हैं हम लोग, 10 पावर 12, 10 पावर 13। ओके, सो ये कंसंट्रेशन गिवन है आपका एच आयन कंसंट्रेशन। ओके, मैं आपसे पूछ रहा हूँ pH वैल्यू निकालना है और साथ में pOH वैल्यू निकालना है। तो फर्स्ट केस में pH वैल्यू कितना हो जाएगा? 0, राइट? एच आयन कंसंट्रेशन आपकी 0 है तो pH 0 ना। यहाँ पर सॉरी सॉरी यहाँ पर सब जगह माइनस है ये कंसंट्रेशन। जो तुम बोल रहे थे ना कि pH आपकी नेगेटिव हो जाएगी और pH 7 से ज्यादा हो जाएगी, वो एक्चुअली में जब आप 11th और 12th में जाओगे वो एक्चुअली में होता नहीं है, आपकी सोच है और मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि हाँ नेगेटिव में चल जाए। एक्चुअली pH नेगेटिव होगी नहीं। ओके, बिकॉज वहां पर आपका बफर सॉल्यूशन वाला कंसेप्ट और बहुत सारे कंसेप्ट एप्लीकेबल हो जाते हैं, तो वो pH आपकी 0 नहीं होती है। pH आपकी 0.00001 हो जाएगी, बट pH कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। ओके, हाँ। बताएंगे तो टेंशन मत लो। ओके, अभी के लिए आप समझ सकते हो कि pH नेगेटिव मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, आपको हाँ। समझ लेंगे कि एग्जाम में आएगा नहीं आपका। ओके, जरूरत है नहीं क्योंकि वो 11th और 12th वाला पार्ट है, इवन 12th वाला पार्ट है, 11th वाला पार्ट भी नहीं। ओके, सो यहाँ पर pH 1 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, pH 11, pH 12, pH 13 एंड pH 14, राइट? लास्ट में आपका pH 14 आया। क्लियर है? समझ में आया? नाउ इफ वी टॉक अबाउट pOH कितना हो जाएगा यहाँ पर? 14, here 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, then 1 2 3 0 1 2 3, ये आपका pOH हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? समझ में आया? हम्म, ओके,
तो आई थिंक ये चीज क्लियर होगी। अगर मैं पीओएच के रेस्पेक्ट में लिखूं, तो जो आपके यहाँ से यहाँ तक वाले पार्ट होते हैं उनको बोलते हैं एसिडिक, और इनको बोलते हैं बेसिक। ओके, और पीओएच के रेस्पेक्ट में बोलेंगे तो पीओएच आपका यही एसिडिक हो जाएगा। ओके, और ये आपका पीओएच बेसिक। पॉइंट क्लियर? सर पीएच और पीओएच में डिफरेंस क्या है? पीओएच मींस पीएच आपका है कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन, पीओएच है कंसंट्रेशन ऑफ ओएच आयन। कंफ्यूजन है? जैसे मैंने लिखा आपका NaOH है, ओके, NaOH है क्या आपका बेस, ये आपका क्या OH आयन नेगेटिव आयन देगा ना। बट आपसे कोई पूछे इसकी पीएच निकालो, तो आप पीएच नहीं निकाल सकते, इसका आप क्या निकालोगे, पीओएच निकाल सकते हैं, बिकॉज इसका तो एच आयन कंसंट्रेशन है ही नहीं ना इसके पास। तो एच आयन कंसंट्रेशन है नहीं, इसका मतलब इसका पीएच नहीं होना चाहिए, राइट। बट ऐसा है नहीं ना, इसने बोला पीओएच आयन कंसंट्रेशन है, तो हाँ, यहाँ से आप पीओएच आयन कंसंट्रेशन निकाल सकते हो, और पीओएच आयन कंसंट्रेशन जितना आ जाए उसको 14 से माइनस करके वो आपका पीएच वैल्यू आ जाएगा। मीन्स आप ये समझो पीएच और पीओएच इज इक्वल टू 14 होता है। एक चीज आप निकाल लोगे, दूसरा चीज आप ऑटोमेटिकली निकाल सकते हो। पॉइंट समझ में आया? अरे बोलो हाँ या ना। पॉइंट क्लियर? पीएच निकालोगे तो पीओएच निकल आएगा, और पीओएच निकालोगे तो पीएच निकल आएगा, डिपेंडिंग ऑन द दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में आप पुट करो वैल्यू, आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए? अभी निकालने के लिए नहीं दे रहा हूँ मैं आपसे क्वेश्चन, जस्ट मैं ऑलरेडी आपको बता रहा हूँ कि पीओएच इस तरीके से निकाले जा सकते। नाउ फॉर योर इंफॉर्मेशन, HCl गैस का पीएच जो सॉरी HCl आपका एसिड होता है, इसको गैस्ट्रिक जूस भी बोलते हैं। इन स्टमक जो आपका पेट में स्टमक में एसिड होता है, उसका पीएच कितना होता है? सर 1 और 2 के बीच में। यस। H2SO4, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड सर 5 to 6 के बीच में। एसिटिक एसिड, वो भी उतना ही है 5 to 6। कार्बोनिक एसिड, ऑरेंज जानते होगे आप, बोरिक एसिड, ये बोरिक एसिड किसने यूज होता है? सर बोरिक वो एसिड, कैरम पे डालते हैं वही है ना, वो बोरिक एसिड। वो पाउडर होता है ना। वही ना, लेकिन बोरिक वो एसिड का ही है ना पाउडर। एसिड अलग होता है, पाउडर अलग होता है। फिर ये एसिड कहाँ यूज करते हैं फिर? एसिड यार कितनी बार बताया तुम लोग को, एसिड बोरिक एसिड यूज करते हैं आई वॉश में। जब आप आई में लेंस वगैरह देख रहे हैं, लेंस वगैरह किस में रखते हैं, मूवियों में देखोगे आंख के लेंस। सर वो किसकी बात कर रहे हैं? वो बोरिक एसिड की जो कैप्सूल्स वगैरह होती है, वो हम्म। हम ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं, तो वो पाउडर फॉर्म में होता है ना, तो इसलिए डाउट आया हूँ। हाँ, वो पाउडर फॉर्म में होता हम्म। उसे पानी में मिलाने के बाद वो एसिड बन है, जाता एसिड बन जाएगा। नाउ इस HCl का पीएच वैल्यू आपकी होती है, मैं यहाँ पर नोट डाउन कर दूं, 1 होता है, 1 पॉइंट समथिंग। ओके, H2SO4 का 1.2 अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये सारी। ओके, कंफर्म वैल्यू नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। इसी के 1-2 पॉइंट आगे पीछे आप कर सकते हो। 1-2 पॉइंट मीन्स पॉइंट में, ऐसा इसको 1 से 2 कर सकते हो, ऐसा नहीं कि 1 से 4-5 तक कर सकते, इतना नहीं कर सकते। जो सिट्रिक एसिड की वैल्यू होती है दैट इज 2.3 के राउंड। जो लाइम होता है या लाइम जूस की, लाइम जूस around 2.4, acidic acid around 2.9, carbonic around 3.0, orange around 3.5, and boric acid around 5.6 और 5.226 हो जाता है। राइट नाउ अभी आपका फिर से आता है मिल्क। मिल्क 6 बताओ, 6। लैक्टिक एसिड होता है इसमें अराउंड 6.6 और 6 बोल सकते हो। प्योर वाटर
प्योर वाटर कितना होता है? 7। ह्यूमन ब्लड 7.4। एल्बुमिन मतलब जानते हो? 7 to 7.5 के बीच में होता है एल्बुमिन क्या होता है? सर। वो अंडे में एक का व्हाइट अल्ब्यूमिन कलर क्या? का। हम्म, वो व्हाइट कलर का बाहर का एग का। वेरी गुड। NaHCO3 सॉल्यूशन, ये कौन सा सॉल्यूशन है? वॉशिंग सोडा वाला ही है। वॉशिंग सोडा है या बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा है सर। हाँ हाँ, वॉशिंग सोडा Na2CO3। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? MgOH होल ट्वाइस। यस, इसका पीएच? 10, अराउंड 10। Na2CO3, NaOH? NaOH तो 14 है। पीएच अराउंड हम लोग कहा मिल्क ऑफ वाटर, मिल्क एंड प्योर वाटर। मिल्क का पीएच अराउंड 6 और 6.6 के आसपास होता है, प्योर वाटर का 7 होगा। ह्यूमन ब्लड आपका होता है अराउंड 7.3 टू 7.6, 7.3 लिख सकते हैं हम लोग। एल्बुमिन का जो पीएच होता है दैट इज अराउंड, यहाँ पर एक लिख लेना हम लोग, अराउंड 7.9 के आसपास होता है। एंड NaHCO3 सॉल्यूशन का पीएच 8.4, सी वाटर का पीएच 8.5, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10.5, Na2CO3 11.6 एंड इसका 13 प्लस और 14 बोल सकते, राइट? सर सी क्लियर है? वाटर बेसिक होता है। यस, सी वाटर आपका बेसिक होता सर है। यस, सर, और जैसे pH 0 के नीचे नहीं जा सकता, तो फिर ऊपर किसके आगे नहीं जा सकता? 14 के आगे नहीं जा सकता, 13.9999 तक जाएगा, 14 के आगे नहीं जाएगा। ओके, ना मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ जो आपको करके लाना है घर से। यूजेस ऑफ पीएच, पीएच के यूजेस समझ रहे हो आप लोग? यूजेस ऑफ, सर मतलब ऐसे बहुत सारे क्या? नहीं कुछ जैसे फॉर एग्जांपल पीएच वैल्यू हम लोग कंट्रोल करके हम लोग किसी चीज का फ्लेवर बना सकते हैं। पीएच वैल्यू से आप सॉइल का टेस्ट करके एसिडिक और बेसिक बिहेवियर निकाल सकते हैं, जिससे जिससे आपका क्या होता है, जो क्रॉप ग्रोथ में एनहेंस करता है, राइट? पीएच वैल्यू से हम मिल्क कंट्रोल कर सकते हैं कि मिल्क को आपका दही और कर्ड में ना बन पाए, अगर पीएच वैल्यू कंट्रोल कर हाँ, सकते बेसिक बेकिंग सोडा हैं, डालते okay? हैं। हाँ, तो एंड जैसे पीएच वैल्यू से हम जो स्किन, अगर आपका होता है ना स्किन, किसी तरीके से स्किन हार्श होने लगता है, तो आप किसी भी सोप में पीएच वैल्यू उसका कंटेन करके आप स्किन को कंट्रोल कर सकते हैं अपने। ओके, मेडिसिन में आपका पीएच वैल्यू यूज होता है, आपका ब्लड वगैरह को कंट्रोल करने के लिए, ब्लड की पीएच कंट्रोल करने के लिए। तो इस तरीके से उसका यूज लिख पाओगे? सर पीएच का पेपर भी होता है। पीएच का पेपर मीन्स? सर मतलब वो पेपर जो डाल के देखते हैं सॉल्यूशन में, हाँ, वो लिटमस पेपर। वो लिटमस नहीं, पेपर होता है। लिटमस अलग। वो सर लिटमस पीएच लिटमस अलग का होता हाँ, है। पेपर। पीएच का एक होता है ना, वो येलो कलर का। पीएच पेपर अलग होता है, पीएच पेपर नहीं होता। पीएच का एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, लेट मी शो यू, मैं गूगल से निकाल के दिखाता हूँ आपको कैसा होता है पीएच का। सर उसका एक पेपर भी होता है, उसके इस पे ऐसे कलर्स वगैरह दिए होते हैं और उनसे करस्पॉन्डिंग हाँ वैल्यूज। हाँ, पीएच पेपर मींस जैसे कभी आपने ऐड देखा होगा, फेयर हैंडसम का, फेयर लवली का ऐड आया करता था, उसकी क्या स्ट्रिप हुआ करती थी, पूरी स्ट्रिप होती हाँ थी। हाँ। उस स्ट्रिप में आप लगाओगे तो आप कितना गोरे या सांवले हो सकते हैं, इस तरीके से आपकी स्ट्रिप हुआ करती थी। वो आपका पीएच पेपर इस तरीके से, ऐसा नहीं कि उस पे आप, जैसे लिटमस होता है, लिटमस आपने डाला तो रेड का ब्लू हो जाएगा, ब्लू का रेड हो जाएगा, वैसा टेस्ट नहीं होता पीएच का, समझे मेरी बात? Clear उसका है? थोड़ा सा यानी ऑरेंजिश कलर का पेपर होता है। हाँ, मैं आपको पीएच वैल्यू कैसे मेजर करते हैं उसका इंस्ट्रूमेंट दिखाता हूँ, जो पीएच टेस्टर होते हैं। दिख रहा है आपको? ये आपका फर्स्ट वन जो सॉइल का पीएच मेजर करता है,
यहाँ पर निब होती है। ये देखो सेकंड वन थर्मामीटर जैसा दिख रहा है आपको, ये है पीएच पेपर जिसकी बात आप कर रहे थे, ये आपका कलर है। समझ गए? सिंपल सा होता है, दिख रहा ना ऑलमोस्ट थर्मामीटर जैसा। हाँ ये देखो, ये वाला हमने यूज किया था अपने हाँ टाइम यस पर। सर। और यहाँ ये पर जो अपनी सॉल्यूशन जो में आपको सर एक एक पीएच पेपर डालना, ऐसे भी, यानी वो लिटमस की जैसे पानी में डुबाते हैं और उसमें कलर चेंज हो। कलर चेंज होने लगता है। ओके, तो ये सारी चीजें, जैसे ये है आपका, ये देखो। सर, और ये एक इंस्ट्रूमेंट भी है इधर। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, हाँ डिफरेंट ये डिफरेंट पीएच पेपर है। ये देखो पीएच पेपर है, 3 वे टू मेजर द पीएच लिटमस हाँ, के बाद ये में। जो आपने अभी इमेज लाया वो पीएच है। हाँ, ये पीएच पेपर इस तरीके से हो जाता है। क्या कलर किस तरीके से चेंज होता है, ये भी हो गया आपका। ओके, तो ये बहुत सारे हो सकते हैं। आप टेंशन नहीं लेंगे, इसमें कुछ ऐसा खास होता नहीं है। देखो ये टेस्ट कर रहा है यहाँ पर पीएच वैल्यू। ओके, ऐसा कुछ खास होता नहीं है इसमें, थर्मामीटर जैसा ही टेस्ट होता है। तो आपको क्या करना है, इसके यूजेस लिख के लाना है, पीएच वैल्यू के और पीएच के यूजेस क्या होते हैं वो लिख के लाना है। लिख पाओगे या नहीं? 5 यूजेस लिख के लाना है। ओके, मैं नेक्स्ट क्लास में देखूंगा आप लोगों को, या फिर आप सेंड भी कर सकते हैं मुझे। ओके, नेक्स्ट वन स्टार्ट करते हैं। इंडिकेटर, इंडिकेटर ऑलरेडी आपका हो चुका है। थोड़ा सा बताते हैं इंडिकेटर के बारे में। इंडिकेटर्स क्या होते हैं बेटा? जो इंडिकेटर दैट आर ऑर्गेनिक डाइज, डाई मीन्स होता है जो कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, और कलर वगैरह चेंज खुद का कर सकते हैं और दूसरे सब्सटेंस का भी कर सकते हैं। ओके, दैट इज ऑर्गेनिक डाई दैट have one color in acidic solution and another color in basic solution, right? means एक ऐसा चीज लाइक लिटमस पेपर जो एसिडिक सॉल्यूशन में एक अलग कलर होता है और बेसिक सॉल्यूशन में अलग कलर होता है, इनको बोलते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका कॉमन इंडिकेटर और दूसरा होता है यूनिवर्सल। नंबर 1 कॉमन, नंबर 2 यूनिवर्सल। कॉमन इंडिकेटर्स में आपके लिटमस आता है, मैथिल ऑरेंज आते हैं, फिनोप्थिलीन आता है, राइट? और भी बहुत सारे होते हैं लाइक हाई मोल ब्लू रेड आता है, कैबेज, फिनोप्थिलीन है, बहुत बहुत है। बहुत सारे आ सकते हैं। ओके, तो ये आपके कॉमन इंडिकेटर्स हो गए। और जो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स हैं वो तो आप जान गए, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या है? पीएच, दिस इज यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, राइट? समझ में आया? यूनिवर्सल इंडिकेटर पीएच है, और लिटमस एंड एक्सेट्रा ये सारे आपके कॉमन इंडिकेटर्स। तो क्या इनके बारे में डिटेल्स में बात करने की जरूरत है? लिटमस भी आप लोग जानते हो, ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। पीएच वैल्यू भी मैंने डिस्कस कर चुका हूँ, राइट? आपको डेफिनेशन लिखना है तो डेफिनेशन आप लिख सकते हो कि कॉमन इंडिकेटर वो होते हैं दैट वर्क ओनली इन अ स्पेसिफिक पीएच रेंज। एक स्पेसिफिक पीएच रेंज पे वर्क करते हैं, वो आपके कॉमन इंडिकेटर्स होते हैं। ओके, इट इज पॉसिबल टू आइडेंटिफाई एसिडिक और बेसिक। ये पॉसिबल है कि हम एसिडिक और बेसिक आइडेंटिफाई कर सकते हैं और न्यूट्रल सॉल्यूशन भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर है? बट इट इज नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट पीएच वैल्यू। नॉट पॉसिबल आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट पीएच वैल्यू। आप एग्जैक्ट पीएच वैल्यू नहीं कर सकते हम लोग। ओके, इसमें आप लोग एग्जैक्ट पीएच निकाल सकते हो। समझ गए? क्लियर हो गया इंडिकेटर ओवर। नेक्स्ट आते हैं सॉल्ट पे। कुछ डाउट है इंडिकेटर में? नहीं। Salt. What is salt? Anyone tell me? देखो, salt means एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करके जो कंपाउंड बनता है वो आपका सॉल्ट होता है। बेसिकली आपने यही डेफिनेशन आपने पढ़ी, राइट? बट मैं आपको कुछ और डेफिनेशन बताऊंगा। जरूरी नहीं कि एसिड और बेस के साथ रिएक्शन हो, किसी और कंपाउंड के साथ रिएक्शन करके भी सॉल्ट बना सकता है, किसी गैस के साथ रिएक्शन करके भी सॉल्ट बना सकता है। तो सॉल्ट की डेफिनेशन क्या होगी? सॉल्ट्स आर बेसिकली आयनिक प्रोडक्ट, ओके, एंड दैट आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। समझे? बेसिकली दे हैव टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड टोटल नेगेटिव चार्ज आपका न्यूट्रल होता है। मींस
जितना पॉजिटिव चार्ज होगा एंड जितना नेगेटिव चार्ज होगा वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। दे हैव ionic and positive charge as well as negative charge. Basically, we can say that salt are basically ionic compound and electrically neutral, as total charge on the positive radicals is equal to the total charge on the negative radicals. Radicals means ions. Okay, Ions. negative compounds or ions बोल सकते हो। Okay, total charge आपका equal होता है, right? क्लियर है? तो ये डेफिनेशन आपको लिखना है तो लिख सकते हो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, वैसे ये डेफिनेशन आता नहीं कभी लिखने के लिए। ओके, लिख सर सकते ये सॉल्ट और फूड में यूज करने वाला सॉल्ट सेम होता है? क्या बेटा? ये एक्सपेरिमेंट्स में यूज करने वाला सॉल्ट और फूड में यूज करने वाला सॉल्ट सेम होता है या अलग? सेम सेम होता है, सेम होता है, एकदम सेम होता है। एक्सपेरिमेंट में यूज करने वाला सॉल्ट जो आपका NaCl है ना, ये भी आपका एसिड और बेस के साथ बनता है। ये आपका बेस होता है, ये आपका एसिड होता है। हाँ, HCl और NaOH हाँ का जब रिएक्शन होता है तब हाँ, लिख बनेगा। सकते हो HCl और NaOH के साथ रिएक्शन करने वाला जो सॉल्ट बनता है वो हम घर में खाते हैं। ओके, ये सॉल्ट हम घर में खाते हैं, बस इसमें आयोडीन मिक्स कर लेते हैं, बस तो काम का हो जाता है। समझ गए? क्लियर है मधुरा? हाँ। Okay, so we can say that all salt are basically ionic product, okay, and are electrically neutral. Okay, यहाँ तक क्लियर है ना? अभी फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट पे चलते हैं। सॉल्ट फॉर्म कैसे होता है? बेसिकली सॉल्ट दैट कंपाउंड ड्यूरिंग दैट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपको आइडिया होगा, फॉर्मेशन ऑफ salt during the neutralization reaction like NaOH plus H2SO4, जब ये combined होते हैं NaOH and H2SO4 the form the product called, क्या फॉर्म होते हैं? लेट्स से मैंने फॉर्म किया NaHSO4 एंड प्लस आपका वाटर मॉलिक्यूल। इन दिस केस दैट इज कॉल्ड पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन। पार्शियल neutralization, okay, and if we form compound called Na2SO4 plus H2O, अभी क्या फॉर्म होगा? that is complete neutralization, right? okay, समझ में आया? ओके, सो ये भी आपको पता है कि आयनिक डेफिनेशन अगर हम देखें तो साल्ट कैन विद आयनिक कंपाउंड, ऊपर बताया मैंने। जस्ट लाइक वाटर है आपका, वाटर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज में एग्जिस्ट करता है। ओके, MgCl2 आपका Mg पॉजिटिव Cl नेगेटिव में एग्जिस्ट करेगा। NH4 होल ट्वाइस SO4 वो आपका NH4 पॉजिटिव एंड SO4 नेगेटिव में एग्जिस्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल सर लेकिन पहले ये प्रोडक्ट बनता है NaHSO4। ये जो प्रोडक्ट है ना, ये जो मैंने बोला ना पहले, ये इको कहाँ हो रहा है? ये जो कंपाउंड है ये होता है पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन। पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब हम कंट्रोल रिएक्शन करें। कंट्रोल रिएक्शन का मतलब H2SO4 का सिर्फ H आयन यूज होना चाहिए, सिंगल H आयन यूज होना चाहिए, डबल H आयन नहीं यूज होना चाहिए, तो आपका कंपाउंड यहाँ पर बन जाएगा। बट अगर आपने कुछ भी एक्स्ट्रा चीज नहीं लगाया, कुछ भी अपना दिमाग नहीं लगाया, तो रिएक्शन यहाँ पे जाके रुकेगी, बिकॉज ये अपने दोनों H आयन
देना चाहता है बिकॉज ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये आपका दोनों एच आयन, ये आपका दोनों OH दे करके H2O के साथ H पॉजिटिव के साथ वाटर मिलकर वाटर बन जाएगा। समझ गया? देखो, अगर आपने कुछ भी एक्स्ट्रा चीज ऐड वैड कुछ नहीं किया तो यहाँ से दोनों के दोनों H2 निकल के इस OH के साथ कंबाइंड होकर के आपका H2 बन जाएगा और आपका प्रोडक्ट बनेगा Na2SO4। अगर आपने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया तो। एक्स्ट्रा मतलब कंट्रोल्ड रिएक्शन नहीं की। कंट्रोल रिएक्शन मतलब होता है पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन। आपके पास एक ऐसा डिवाइस है जिसने बोला कि नहीं, सिर्फ एक एच आयन निकलेगा और ज्यादा नहीं हमको जरूरत है, तो आपका कंपाउंड ये बन जाएगा। समझ गए? अगर आपने कुछ नहीं किया तो आपका कंपाउंड बनेगा Na2SO4, ये वाला कंपाउंड बनेगा। राइट? यहाँ तक क्लियर हो गया ना? जो फर्स्ट वाला पार्ट था, इसके लिए अगर आपको एग्जाम्पल लिखना है, लाइक MgCl2 होगा, MgCl2 that exist into Mg double positive plus 2Cl 2Cl negative, negative. and similarly NH4 whole twice SO4 है, ये किस में एग्जिस्ट करता है? NH4 twice SO4 डबल नेगेटिव। जितना नंबर ऑफ आयंस होगा, आयंस कंप्लीटली बैलेंस होगा। देखो आप, राइट? समझ में आया? ओके, तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अभी स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स। सॉल्ट्स का क्लासिफिकेशन, सॉल्ट को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया। कौन कौन से कैटेगरी में? ध्यान से देखना बेटा। अभी सॉल्ट है आपका। ओके, सॉल्ट को क्लासिफाइड किया गया नंबर 1, सिंपल सॉल्ट। नंबर 2, डबल सॉल्ट। नंबर 3, मिक्स सॉल्ट। नंबर 4, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। आपको एग्जाम्पल लिखना है एक एक करके तो लिख सकते हो यहाँ पर, अदरवाइज हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। सिंपल सॉल्ट क्या होते हैं? सिंपल सॉल्ट के एग्जाम्पल लाइक आपका NaCl, Na2SO4। लाइक मैं एक एक एग्जाम्पल लिखता हूँ। सिंपल सॉल्ट दैट इज NaCl हो गया, Na2SO4 हो गया। डबल सॉल्ट, डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल है K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2। राइट? मिक्स सॉल्ट का एग्जाम्पल है, लाइक मिक्स सॉल्ट हम बोले हैं तो लाइक इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर इस कलर से लिख रहा हूँ, सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट। ओके, यहाँ पर क्या क्या है? सोडियम है, पोटेशियम है एंड कार्बोनेट रेडिकल है। क्लियर है? क्या क्या है यहाँ पर? सोडियम भी है, पोटेशियम भी है एंड कार्बोनेट रेडिकल्स, ये 3 चीजें हैं। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की बात करें, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का एग्जाम्पल है आपका, लाइक इस तरीके से लिख सकते हो आप। नाम सुना होगा आपने, K4FeCN6। नाम सुना तो ठीक है, नहीं सुना तो कोई दिक्कत नहीं। अभी हम सारे सबको एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। ओके, सो स्टार्ट करते हैं विद सिंपल सॉल्ट। ओके, नाउ सिंपल सॉल्ट हेडिंग लिखना है आपको। सिंपल सॉल्ट भी 3 कैटेगरी के डिवाइड कर किया जा सकता है उनको।
द कैटेगरी है तीनों कैटेगरी, ध्यान से देखो यहाँ पर। द कैटेगरी नंबर 1, कैटेगरी नंबर 2, कैटेगरी नंबर 3। ओके, नंबर है 1 नॉर्मल सॉल्ट, नंबर 2 एसिडिक सॉल्ट या एसिड सॉल्ट बोल सकते हैं, एसिडिक सॉल्ट। नंबर 2 बेसिक सॉल्ट। ओके, नाउ एसिडिक और बेसिक का मैं यहाँ पर लिखता हूँ तीनों चीजें, नॉर्मल क्या है, एसिडिक क्या है, बेसिक क्या है। तो एक काम करना, हम लोग इसको टेबल बना लेते हैं। ओके, टेबल बना लेंगे, चलो मैं लिखता हूँ। दैट इज एनी डाउट? डेफिनेशन, डेफिनेशन में आपका फर्स्ट आएगा नॉर्मल सॉल्ट, सेकंड है एसिडिक सॉल्ट, थर्ड है बेसिक सॉल्ट। यस अदिति, एनी डाउट बेटा? No, sir. ओके, एंड ओके, ध्यान से देखना बेटा। एसिडिक सॉल्ट क्या होती है? द सॉल्ट विच डू नॉट कंटेन एनी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन और OH ग्रुप। क्या बोलेंगे? द सॉल्ट, पहले का डेफिनेशन पूरा लिख रहा हूँ, बाकी का डेफिनेशन पूरा कंप्लीट नहीं लिखूंगा। ओके, तो द सॉल्ट्स which do not contain any replaceable H ion, रिप्लेसेबल H बोल सकते हैं, H और OH ग्रुप। ये चीज समझ में आया? ओके, सिंपल, इसमें द सॉल्ट विच कंटेन वन और मोर रिप्लेसेबल कंटेन वन और मोर H ग्रुप। ओके, यहाँ पर कंटेन वन और मोर OH ग्रुप। क्लियर, समझ में आया डेफिनेशन? ओके, डेफिनेशन आई थिंक क्लियर हुआ। यस सर। ओके, तो फर्स्ट डेफिनेशन क्लियर हुआ। नाउ सेकंड वन, द फॉर्मेशन, फॉर्म कैसे होते हैं। फॉर्मेशन के लिए आपका सिंपल सा है, बाय कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। क्या लिखा? कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। फॉर एग्जांपल, कोई भी कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन लिख सकते हो, बट मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ जो आपको आइडिया नहीं है। ओके, NH4OH, राइट? बेस है क्या? यस, OH लगा तो बेस है। H2SO4, ये 2 टाइम्स लगेगा यहाँ पर, रिएक्शन करके NH4 होल ट्वाइस
SO4 प्लस H2O। क्या इस सॉल्ट में कोई रिप्लेसेबल H और OH दिख रहे हैं? नहीं है ना, तो ये नॉर्मल सॉल्ट। ओके, यहाँ पर होगा बाय इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन, क्लियर है? और यहाँ पर भी आपका इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा। डेफिनेशन क्लियर हो गया? एग्जाम्पल लिखो। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल था आपका NaOH प्लस H2SO4 रिएक्शन करके क्या कंपाउंड बना रहा था? NaHSO4। इनकम्प्लीट है ना, पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन है, वाटर बने। सेम यहाँ पर लिखो कंपाउंड कॉल CuOH whole twice when reacted with HNO3, कंपाउंड फॉर्म होगा CuOH NO3 प्लस H2O। क्या रिप्लेसेबल OH दिख रहा है आपको यहाँ पर रिप्लेसेबल OH दिख रहा है, यहाँ पर रिप्लेसेबल H दिख रहा है। तो ये आपका एसिडिक हो जाएगा, ये आपका बेसिक हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है ना? सो अगर आपको यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अगर हम बोले प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज में न्यूट्रल होता है, इनका नेचर न्यूट्रल होता है, इनका नेचर एसिडिक होता है, इनका नेचर बेसिक होता है। समझ में आया प्रॉपर्टीज में? ओके, नाउ अगर यहाँ पर बोले आयनाइजेबल हाइड्रोजन कितने हैं फर्स्ट में आफ्टर एक है। कंपोजिशन? फर्स्ट में एक, फर्स्ट में कहाँ, एक भी नहीं है ना, नहीं, सेकंड एक में भी एक, नहीं है। बीच इसमें में वाले। H आयन है और इसमें OH आयन है एटम्स। ओके, तो वो भी आप बता सकते हो, जितने अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल देख के आप बता सकते हो कितने आयनाइजेबल एटम्स हैं यहाँ पर, राइट? ओके, कितने रिप्लेस हो सकते हैं। तो ये तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अभी मैं डायरेक्टली इसके एग्जाम्पल लिखता हूँ और इसको कंक्लूड करता हूँ। समझ में आ गया होगा? ओके, एग्जाम्पल है आपका लाइक NaCl हो गया, Al2 SO4 होल थ्राइस, Na2SO4। क्लियर है? यहाँ पर आ जाएगा NaHSO4 NH4HSO4। नेक्स्ट में आपका Cu वाला तो लिखा ही है, एक आपका Cu वाला और लिख सकते हैं, CuOH Cl लिख सकते हैं, CuOH NO3 तो है। आई थिंक यहाँ तक सब कुछ समझ में आया होगा। हाँ। ओके, तो ये टेबल आपकी यहाँ पर कंप्लीट हुई। इसके बाद स्टार्ट करते हैं डबल सॉल्ट। ओके, डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट मेरी नज़र में इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, पढ़ लेना। ओके, डबल सॉल्ट क्या होते हैं? द सॉल्ट विच कंटेन मोर देन वन सिंपल सॉल्ट कॉल्ड डबल सॉल्ट। कंटेन more than one simple salt called double salt। समझ में आया? क्लियर हुआ? यस। ओके, एग्जाम्पल अगर लिखना है, इसके बारे में थोड़ी सी और प्रॉपर्टीज है जिसको आप नोट डाउन कर सकते हो कि ये सॉल्ट होते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, वो पूरा लिख लो यहाँ पर। ओके, these salt formed by crystallization and union of two simple salt। यूनियन मीन जस्ट ऐड कर रहे हैं, सिंपल salt by dissolving in water। salt dissolve
in water. Double salt undergoes complete dissociation in aqueous solution. Double salt undergoes complete dissociation under the नहीं होगा dissociation in the aqueous solution. Right? They give reaction of all ions present in the both simple salt. Like अगर आपका सिंपल सॉल्ट में जितने भी आपके आयंस प्रेजेंट होंगे सारे के सारे रिएक्शन देंगे. समझ गए बेटा? Okay. Now the most important things, the salt usually associated with water of crystalline. The salt usually associated with water of crystalline. एग्जाम्पल देखना, एग्जाम्पल से आप क्लियर हो जाओगे. एग्जाम्पल है आपके सामने. नंबर 1 K2SO4 डॉट, ये डॉट लगा रहेगा आपका, Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2. बेसिकली काम की बात यह है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स रहेंगे ही रहेंगे. जो आपको लिखा है यहाँ पर 24H2 ये आपके रहेंगे. यहाँ पर नंबर चेंज हो सकता है आपका, 24 की जगह कुछ भी हो सकता है. और 2 सॉल्ट मिनिमम आपके रहेंगे. समझ में आया? ये दोनों सॉल्ट आपके मिनिमम रहेंगे ही रहेंगे. ओके, मिनिमम यही नहीं, मतलब कोई भी 2 सॉल्ट हो सकते हैं, नॉट ओनली दिस, कोई भी 2 सॉल्ट हो सकते हैं. अच्छा, कैन यू टेल मी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? किसी को आइडिया है इस कंपाउंड का नेम क्या है? पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट. पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट. हाँ, कुछ और कॉमन नेम बता सकते हो क्या? आइडिया है या नहीं है? सर मैंने तुक्का तुक्का मारा था. पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट तो सही है आपका. ओके, कोई दिक्कत नहीं, बट इसका कॉमन नेम होता है पोटास एलम. त्रुटि नाम सुना है? हाँ वो हाँ, वो प्यूरिफाइंग. डिसइंफेक्टिंग वाटर. हाँ, ये वही है आपका. इतना बड़ा फॉर्मूला होता है उसका. क्लियर है? नेक्स्ट है आपका सर MO. एल्यूमिनियम प्रेजेंट होता है, क्या बोले? उसमें एल्यूमिनियम होता है क्या? हाँ, इसमें एल्यूमिनियम होता है. मोर सॉल्ट. नेक्स्ट है आपका मोर सॉल्ट, एंड द फॉर्मूला ऑफ मोर सॉल्ट इज FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O. ये होता है मोर सॉल्ट. फिर एक है आपका डोलामाइट और डोलोमाइट. डोलोमाइट एक आपका ओर है कैल्शियम का और मैग्नीशियम का. यहाँ से आप कैल्शियम और मैग्नीशियम निकाल सकते हो. यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल होते हैं बट आइडेंटिफाई नहीं होता कितना वाटर मॉलिक्यूल है. हम लोग XH2 लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते. और समझते हो और क्या होता है? सर मतलब जिससे मेटल्स का एक्सट्रैक्शन Yes. करते हैं. इससे मेटल्स का एक्सट्रैक्शन कैल्शियम किया का भी कर सकते हैं और मैग्नीशियम का भी कर सकते हैं. ये डोलोमाइट आपका कैल्शियम का भी और है और मैग्नीशियम का भी और है. राइट? वो डोलोमाइट, अजूराइट, मैंगनीज, हाँ, वो. yes, yes. वो सारे के सारे और हैं. ओके, सो ये हैं आपके एग्जाम्पल ऑफ द डबल सॉल्ट. समझ में आया?
डबल सॉल्ट आपका कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। उसके बाद स्टार्ट होता है मिक्स सॉल्ट। बिफोर स्टार्टिंग द मिक्स सॉल्ट मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं। अगर मैंने पूछा यहाँ पर लेट्स फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दिस सल्फर, आप फाइंड कर पाओगे? हाँ ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है, कैसे निकालोगे? सर, सारे ऑक्सीजेंस का -8, फिर पोटेशियम का इसका +2 यानी इसका सल्फर का +1 रख दोगे, ओके। इसका X पुट कर दोगे, इसका -2 पुट कर दोगे। -8 इसका क्या पुट करोगे? 6 +6 एल्यूमिनियम का। सर एल्यूमिनियम को पुट करने की जरूरत नहीं है। जरूरत ही नहीं है। जब इस टाइप के कंपाउंड्स आते हैं डबल सॉल्ट, उसके लिए एक फॉर्मूला आप अपनाना, देखना जहां से मैं लाइन खींच रहा हूँ, दिस वन एंड दिस वन, इसकी इक्वल टोटल ऑक्सीडेशन नंबर 0 करना, इसका टोटल ऑक्सीडेशन नंबर 0 करना। यहाँ से जिसका जरूरत होगा इस 0 से आ जाएगा, यहाँ से जिसका जरूरत होगा इस 0 से आ जाएगा। यस और नो? यस। अगर इस सल्फर का निकालना तो आप सिर्फ इतना ही करोगे, बाकी से कोई मतलब नहीं है, छोड़ दोगे। अगर इसका यहाँ इस वाले किसी एलिमेंट का निकालना तो आप सिर्फ इसी बॉक्स को ध्यान दोगे, बाकी किसी को नहीं ध्यान दोगे। ये जेईई में क्वेश्चन आ चुका है बेटा, आईआईटी में। ओके, ऐसा क्वेश्चन आपका एनटीएससी में भी आ चुका है, राइट? समझ में आया? तो ये आपके ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने का। हाँ, ओके, तो ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट है आपका मिक्स सॉल्ट। बेटा वॉइस कहीं तो लैग वो हो रही है, इको हो रही है, तो जगह में मत ओपन करो। मिक्स सॉल्ट, इसको खत्म करके जाएंगे। मिक्स सॉल्ट है जो कॉमन सॉल्ट है, ओके, मैंने बता दिया, पहले नहीं भागना आप लोग। मिक्स सॉल्ट क्या होता है? मिक्स सॉल्ट विच कंटेन मोर देन वन बेसिक और एसिडिक रेडिकल। एक से ज्यादा बेसिक और एसिडिक रेडिकल होना चाहिए। कंटेन मोर देन वन बेसिक और एसिडिक रेडिकल। समझ में आया? ये आपके क्या होते हैं? दीज सॉल्ट फॉर्म्ड बाय मल्टी स्टेप रिएक्शन दैट इन्वॉल्विंग करस्पॉन्डिंग टू एसिड एंड बेस। इनका डिसोसिएशन भी हो जाता है आपका अंडर द एक्वस सॉल्यूशन। डिसोसिएशन कितने भी सॉल्ट हो सबका डिसोसिएशन होता है एक्वस सॉल्यूशन में, समझ गए? कोई सा भी सॉल्ट हो, सब सारे सॉल्ट का डिसोसिएशन होता है एक्वस सॉल्यूशन में। ये बात ऑटोमेटिकली आपको आना चाहिए दिमाग में। जब भी सॉल्ट की बात करें इसका मतलब वाटर के साथ रिएक्शन करके या एक्वस सॉल्यूशन में वो डिसोसिएट हो जाता है, राइट? कोई सा भी सॉल्ट हो, चाहे मिक्स सॉल्ट हो या डबल सॉल्ट हो या आपके ऊपर वाले से नॉर्मल सॉल्ट हो, एसिडिक सॉल्ट हो, बेसिक सॉल्ट हो, सिंपल सॉल्ट हो, सारे के सारे डिसोसिएट हो जाएंगे, राइट? समझ में आया ना? तो वो पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली एग्जाम्पल पे हम लोग मूव ऑन करते हैं। एग्जाम्पल है इसका नंबर 1, दैट इज NaKCO3। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इसमें क्या क्या है पहले ये देखो। इसमें सोडियम आयन भी है, पोटेशियम आयन भी है एंड आपका CO3 डबल नेगेटिव रेडिकल भी है। इसका नाम क्या है? सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट, राइट? सोडियम पोटेशियम carbonate. And next one, if I tell you, tell me the name of this compound, COCl2. इसका नाम क्या है? कैल एक मिनट, हाँ, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। Yes, ये एग्जिस्ट करता है Ca+2 में एंड OCl नेगेटिव में एंड Cl नेगेटिव में, ओके? इतने रेडिकल्स में एग्जिस्ट करता है। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लीचिंग पाउडर। नाम सुना है? हाँ हाँ हाँ, यस कैन यू सर। फाइंड इधर O और Cl के बीच में कैसा बॉन्ड है मतलब? आयनिक बॉन्ड इसमें? हाँ ये तो आपका OCl ऐसा सिंगल बॉन्ड है, ये नेगेटिव चार्ज है। सर, तो फिर NaOCl2 भी वगैरह एग्जिस्ट करेंगे ना? यस, NaOCl ये वाला पार्ट, ये हाँ। आपका Na पॉजिटिव होगा, OCl नेगेटिव होगा। हम्म। ये आपका जेई में क्वेश्चन आ चुका है बेटा 3 to 4 टाइम्स। क्या आता है इसमें?
फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन। कितना होगा क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट? अभी फाइंड करके निकालो अगर आपको आइडिया है तो, जब तक मैं दूसरा एग्जाम्पल लिखता हूँ। फाइंड करो ऑक्सीडेशन स्टेट, किस किस को आता है? Na2 के PO4, here is Na positive। सर किस में फाइंड करना है क्लोरीन का? OCl नेगेटिव में। इसमें फाइंड करना पूरे पूरे कंपाउंड। मैंने ये तो बता दिया एक्स्ट्रा, अभी OCl क्या है, Cl क्या, वो नहीं पता मुझे। PO4 ट्रिपल सर नेगेटिव, मतलब पूरे इसमें तो 0 आ रहा है। 0 आ रहा है, हाँ वही तो बात है। हाँ तो अब स्पेसिफिक बॉन्ड का निकालना पड़ेगा। यस, इधर पे देखो। सर OCl में ले रहा है और इधर पे देखो क्या होता है। ये जो कंपाउंड मैंने बताया ना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है, ये किस में एग्जिस्ट करता है? कैल्शियम डबल पॉजिटिव में, OCl नेगेटिव में और Cl नेगेटिव में। आप ध्यान से देखो, इस केस में तो ऑक्सीडेशन स्टेट -1 दिख रहा है आपको। -1 इस और केस में उधर ऑक्सीडेशन +1। स्टेट कितना है? इस केस में ऑक्सीडेशन स्टेट O और Cl, यहाँ पर आपका क्या दिख रहा है? ये नेगेटिव। तो जब O और Cl का बॉन्ड लगा हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी है? O का ज्यादा है। तो यहाँ पर -1 आएगा और यहाँ पर +1 आएगा। तो इस Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 में है। तो आपको आइडिया लग गया, इसका +1 में ऑक्सीडेशन स्टेट है और इसका -1 में ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो जब आप X रख के निकालोगे फॉर्मूला से, तो वहां पर मैंने बताया था एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आता है। तो +1 और -1 का एवरेज निकालोगे तो वो तो 0 ही आएगा। ओके, तो एग्जाम में ऑप्शन रहते हैं, ऑप्शन क्या रहते हैं? +1 -1, 0 0, +2 0, -1 -1, ऐसे 4 ऑप्शन रहते हैं। या फिर नहीं रहेंगे तो ऐसे ऑप्शन भी रहेंगे। मीन्स यहाँ पर +2 रहेगा, ये हटा देंगे, इस तरीके से ऑप्शन भी रहेंगे, यहाँ पर +3 कर देंगे। तो आपको सिर्फ एक का तो लग रहा है पता, आपका +1 वो आप लगा सकते हैं, -1 नहीं है ऑप्शन में तो वो भी लगा सकते हैं। ये कम से कम 3 to 4 टाइम्स GI में क्वेश्चन पूछा गया है ना? सिंपल। हाँ ये अभी से याद रखना है। ओके, इसका नाम क्या है? सोडियम पोटेशियम फॉस्फेट। डाई कौन बोलेगा? हाँ डाइसोडियम। डाई सोडियम पोटेशियम सर फॉस्फेट मिक्स। यस। सर Na के PO4 तो हो नहीं सकता ना। क्यों नहीं हो सकता? NaKPO4 नहीं होगा। हाँ तो फिर सर डाई बोलने की मतलब जरूरत क्या है? डाई बोलने की जरूरत, आपका ऐसे भी तो हो सकता है NaK2PO4। हाँ लेकिन हाँ फिर वैसे भी हो सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट वन आता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। हाँ अगर कहीं पे भी नहीं लिखा तो फिर समझ नहीं आएगा। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ये आपका 12th का पार्ट है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ज्यादा कुछ नहीं एक्सप्लेन करूंगा। हाँ अच्छा, अभी आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट रह गया ना, सॉल्ट में जिसमें जिप्सम एप्सम वगैरह आपको बताना था। ओके, तो जिप्सम एप्सम वगैरह मैं एक काम करता हूँ, चलो पहले इसको खत्म कर सर लेते वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का ना? हैं। हाँ हाँ हाँ। हाँ वो है बुक में। The salt which contain one complex ion and one or more simple ions contain one complex ion and one or more simple ions. Simple ions are called complex salt, right? These salts are formed, सर एक एग्जांपल में क्या हो गया?
एग्जाम्पल कल एग्जाम है, एग्जाम्पल दोनों। एग्जाम जस्ट अभी। These salts are formed by mixing saturated solution of simple salt followed by crystallization। ये सेकंड वाला जो लाइन लिखा ना यहाँ पर, ये लाइन आपको जरूरत नहीं है याद करने के लिए एट दैट टाइम, बट बाय द टाइम 12th और 11th आएगा आपको याद करना पड़ेगा। अभी के लिए ये मैंने लिख दिया है, अगर आपके अच्छा लगता है तो याद करो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखो ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दैट कंटेन वन कॉम्प्लेक्स होगा आपका एंड वन और मोर आपका सिंपल आयंस होना चाहिए। अभी देखो एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल अगर आप ध्यान से देखोगे, इसमें आपका आता है दैट इज Na। पहले तो मैंने K4 लिखा था, K4 वाला लिख लो, K4 FeCN6। कभी भी आपको पूरा केमिस्ट्री में ऐसा, जो इसको क्या बोलते हैं, कौन सा ब्रैकेट बोलते हैं, स्क्वायर। स्क्वायर ब्रैकेट। तो जहां भी आपको स्क्वायर ब्रैकेट मिल जाए दैट मीन्स वो कंपाउंड आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। समझ गए? किसी भी कंपाउंड में, केमिस्ट्री में, इसका मतलब ये पार्ट आपकी कॉम्प्लेक्स है और ये पार्ट आपका सिंपल है। तो यहाँ पर ये चीज ऐसे एग्जिस्ट करेगा, ये पूरा आयंस एग्जिस्ट करेगा 4K पॉजिटिव में और प्लस Fe2 पॉजिटिव नहीं, CN6। ये कॉम्प्लेक्स तो टूटता ही नहीं है, अगर इतना जल्दी टूट जाएगा तो फिर स्क्वायर बनाने का मतलब क्या है, इस स्क्वायर के अंदर फर्क नहीं पड़ता। समझ गए? सर आप इसका मतलब बॉन्ड कैसे बनता है वो दिखाओगे? हाँ बिल्कुल दिखा सकते हैं, बॉन्ड कैसे बनता है। बॉन्ड इस तरीके से बनता है, इसके ऊपर पूरा का पूरा एक चैप्टर है जिसको हम लोग 15 दिन लगता है कंप्लीट करने में 12th में, और जेई में कम से कम 3 to 4 क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर के ऊपर। ओके, तो ध्यान से पढ़ा करो जब ये वाला चैप्टर आ जाए तो। Fe आपका कंपाउंड है, सेंट्रल एटम ये है आपका। Fe से आपके बहुत सारे एलिमेंट्स अटैच्ड हैं। कितने सारे एलिमेंट? 6। और इन सबको बोलते हैं Cn। सूडो क्लोराइड है ना? यस। ओके, अभी आपको समझ में आया, और इसके ऊपर लग जाएगा आपका -4। क्लियर है? इस एरो का मतलब ये है, ये सारे लोन पेयर दे रहे हैं इसको, ये सारे के सारे लोन पेयर दे रहे हैं इसको, Fe को। समझ पा रहे हो? 2 लोन पेयर इसके, 2 लोन पेयर इसके, मतलब 1 लोन पेयर सबका है। काउंट कर सकते हो कितने इलेक्ट्रॉन Fe ले रहा है, राइट? 6 ले रहा है। हम्म 8। वो अलग क्वेश्चन है, कितने ले रहा है वो तो बाद में देखना है। क्लियर है ना? क्वेश्चन ये क्लियर। समझ में आया? सेम एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल लिख लो आप। NaAgCN होल ट्वाइस, ये लिख सकते हैं हम लोग, ये भी आपका एक टाइप का कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। सर इसमें AgCN होल ट्वाइस मतलब कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्यों कॉम्प्लेक्स है ना, Ag आपका Cn से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। हाँ सर, लेकिन इधर ज्यादा तो मतलब कोई है ही नहीं ना। ज्यादा से मतलब थोड़ी होता है कि ज्यादा हो, आपका तो ऐसा ऐसा भी हो सकता है NiCO होल 4, ये भी एडजस्ट कर सकता है अकेले। आपका CuNH3 होल 5, ये भी एडजस्ट कर सकता है, कुछ भी एडजस्ट कर सकता है।
सर वो कौन से बेसिस पे डिसाइड करते कि वो कॉम्प्लेक्स है या नहीं? कौन से बेसिस पे? ये आपका कोऑर्डिनेशन नंबर वाला चैप्टर होता है। मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं। आपको हाइब्रिडाइजेशन आता है? नहीं। नहीं। आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आता है? हाँ वो आता है। एसपीडीएफ आता है? क्या है हाँ वो ऑर्बिटल्स। वो? आता है ऑर्बिटल बनाना। चलिए ठीक है। वो एफई का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? 26 है ना? हम्म 26 नंबर है ना? 26। तो चलो फिर बताता हूँ। आर्गन 4s2। जस्ट वेट कर भाई, वेट कर थोड़ा सा। एफई का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, बता सकते हो? नहीं बता सकते। थोड़ा सा यहाँ पर देखो, इसके बारे में डिटेल्स में देखो, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, K4 FeCN6 है आपका। K4 FeCN6 है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं पता। इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता है फिक्स कितना होता है? +1, K का राइट? +1, K4 का +4। K4 का +4। तो आप इसको अलग करके भी निकाल सकते हो। अलग करेंगे तो K+1 आप यहाँ कर दो, 4 निकाल के, और आप यहाँ पर FeCN6 और यहाँ पर आप क्या करोगे, -4। इसमें निकाल सकते हो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe। कैसे निकालोगे? X प्लस Cn का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1। Cn का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1, कंबाइंड फॉर्म ऑफ Cn, इंटू 6 इज इक्वल टू -4। जिसको जिस स्टेप में समझ नहीं आया बता देना। -6 प्लस हो जाएगा -4, यहाँ पर x की वैल्यू आएगी +2। इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आया। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया सबको? ना ऑक्सीडेशन स्टेट क्लियर। Fe का जनरली 26 एटॉमिक नंबर होता है, तो इसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बनेगा? आर्गन एंड 4s2 3d6। ऐसे ही बनेगा कुछ, ऐसे बनेगा। अरे कुछ बताओ ना, अभी तो बोले थे आता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ओके, इतना बनेगा। अभी इस +2 का मतलब क्या होता है? Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने दिए ना। ऑक्सीडाइज। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तो ये Fe+2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा? 4s0 हाँ 3d6। 3d6। ये बनेगा। क्लियर है? अगर मैं इसका यहाँ पर 4s के बाद 4p भी होगा ना आगे, जो कि खाली होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा उसके पास, फिर आपका 4d भी होगा ना, राइट? 4d को छोड़ दो, अभी 4p तक समझ में आ रहा? नाउ इसका अगर मैं ऑर्बिटल बना दूं इस तरीके से, 2 इलेक्ट्रॉन्स रख सकता था, और d के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते थे? 6 है। 1 2 3 10 होते 4 हो लेकिन गए। इसने 6 रखा। ओके, एंड p के पास कितने हैं? 1 2, राइट? यहाँ तक समझ में आया? इसके 2 इलेक्ट्रॉन गया, गायब हुआ। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन बचे, तो 1 2 3 4 5 6। ये चीज समझ में आया? ओके, अभी आप ध्यान से देखो, जो Cn है, Cn Fe कितने इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है? 6 ले रहा है। 6 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। जब 6 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो Fe के पास कितने बॉक्स हैं अभी इलेक्ट्रॉन रखने के लिए? 2 इलेक्ट्रॉन। Fe6 कहाँ ले रहा है भाई? Fe यहाँ पर Cn6 है, इसका मतलब 12 इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना भाई Fe। एक Cn से 2 इलेक्ट्रॉन से ले रहा है Fe। समझ में आया कि नहीं? हाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझ में आता ना, ये हाँ कोऑर्डिनेट हाँ बॉन्ड। पूरा एक पेयर दे हाँ, दिया। 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ले रहा है, वैसे सारे से ले रहा है, तो 2 × 6 टोटल 12 इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है। तो 12 इलेक्ट्रॉन Cn से लेने के बाद जब Cn आपका कंबाइंड होगा यहाँ पर, तो Cn के 12 इलेक्ट्रॉन आएंगे। क्या इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन रखने की जगह है? देखो, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, यहाँ पर 2 रख सकता है, यहाँ पर 2 रख सकता है, यहाँ पर 2 रख सकता है, और यहाँ पर 12 इलेक्ट्रॉन हो रखने गए की ना जगह सर उसकी जगह। है ना। हाँ ओके, दैट इज वाई ये आपका +6 बनाता है। Ag के पास ऐसा नहीं होगा, तो Ag आपका 2 ही बना पा रहा है। समझ गए? ओके,
ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं जिनके पास हो सकता है कोई 5 बनाता है, कोई 4 बनाता है, कोई 3 बनाता है। ये दोनों कंपाउंड पे डिपेंड करता है, इस पर भी डिपेंड करता है और इस पर भी डिपेंड करता है। जो आपका ये ब्रैकेट में होता है ना, इस कंपाउंड को ब्रैकेट में जो होता है उसको बोलते हैं लिगैंड। सबके लिए यहाँ पर लिगेंड्स कौन सा है? CN है। यहाँ पर भी लिगेंड्स कौन सा है? CN है। अगर मैंने लिख दिया NiCO, कोबाल्ट लिखा हुआ है, तो CO मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड है अंदर, फुल 4, तो ब्रैकेट लगा दिया। तो यहाँ पर लिगेंड्स कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर? ओके, तो आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा सबको। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी क्लियर हो गया आपका। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ, सॉल्ट पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में आपके हम कुछ सॉल्ट में आपको, नेक्स्ट लेक्चर में नहीं, मैं इसी PDF में कुछ सॉल्ट आपके अटैच्ड कर दूंगा। सॉल्ट मीन्स लाइक आपके जिप्सम वगैरह हैं, उनका प्रोसेस देख लेना, प्रिपरेशन ऑफ द सॉल्ट कैसे फॉर्म कर रहे हैं वो सॉल्ट। ओके, अगर नहीं समझ में आता तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर का सीट डिस्कशन करेंगे। क्लियर है? यस सर। ओके, इस चैप्टर का सीट डिस्कशन सर करेंगे। आपने शीट नहीं भेजा अभी। सीट में अभी अच्छा सीट भेजे नहीं, आप लोग ध्यान भी नहीं दिलाते यार। आज भेजता हूँ मैं। ओके, हाँ हाँ आज सीट भेजता हूँ मैं, सीट। और तो नेक्स्ट वीक हम लोग डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट संडे हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, कुछ पार्ट अगर अलग से तुमको बताना होगा तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। अगर कुछ ज्यादा चाहिए होगा तो हम थोड़ा सा लेक्चर हाफ एन आवर इंक्रीज भी कर सकते हैं। ओके, जैसे सीट डिस्कशन के टाइम पे कुछ एक्स्ट्रा चीजें आए जो आपको नहीं पता तो हम उसको भी डिस्कस करें। हाँ सर, इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, सो राइट नाउ हम लोग स्टॉप कर रहे हैं। ये चैप्टर्स ओवर हो चुका है पूरा का पूरा, कुछ नहीं बचा है इसमें। खत्म। ओके, हाँ खत्म हो सर गया। तो फिर इसके बाद कौन सा शुरू कर रहे हैं? इसके बाद जो अपनी सीरीज में नेक्स्ट चैप्टर था वही स्टार्ट करेंगे। कौन सा है? देखेंगे, बताएंगे। एक तो मेटल नॉन मेटल था। ओके, फिर कार्बनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड था। हाँ सर, ऑर्गेनिक शुरू करते हैं। ऑर्गेनिक स्टार्ट कर सकते हैं। और क्या बचा था? आई थिंक इतना ही था, 5-6 चैप्टर ही तो थे। हाँ, तो आई 6 थे, थिंक उसमें के 3-4 हो गए। 3 चैप्टर्स कवर कर चुके हम लोग। हाँ 3 और मेटल्स नॉन ऑर्गेनिक। मेटल्स बचे। हाँ, मेटल नॉन मेटल्स हम लोग लास्ट ईयर जितना किए थे थोड़ा बहुत तो कर लिए थे हम लोग। उसके आगे से स्टार्ट करेंगे, सिंपल सिंपल चीज को हम लोग छोड़ देंगे, थोड़ा सा टफ टफ चीजें करेंगे। हम्म ओके, जो एग्जाम में आती हैं, सीधे सीधे एग्जाम के क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कल से। हाँ सर, 10 के लिए 5 ही चैप्टर है केमिस्ट्री से। अच्छा, ऐसा है क्या? चलो ठीक है। हाँ, उसमें के 3 कर चुके, एक कार्बन का है और एक मेटल नॉन मेटल का है। हाँ हाँ, चलो अच्छा है। ओके, सो अभी हम लोग स्टॉप कर रहे हैं। इन केस कुछ डाउट होता है तो मुझे सेंड करो मैसेज। ओके, हाँ यस, बाय सर। बाय बाय एवरीवन। बाय सर, थैंक यू सर।